This is our ratio analysis problem number 4. Problem is already given to you. Let us start with the problem now. Total 6 ratios we have to calculate, and we have to convert the profit and loss account and income and balance sheet into vertical format. So first of all, they have given us a profit and loss account. So सबसे पहले आपको क्या convert करना है? Profit and loss account को convert करना है vertical format में. So without wasting time, अभी आपको practice हो गई है इसकी. मेरे साथ जल्दी जल्दी करना start करो, okay? Vertical income statement, particulars, amount rupees. यहाँ पे directly net sales दिया है, तो there is no question of gross sales and sales return. तो net sales कितना दिया है directly on outer column? 85,000. Okay, net sales less cost of goods sold. Now about cost of goods sold, I have already explained you. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड के ऑल आइटम्स लेने अपने को. सो क्या क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक, देन लिया है परचेसेस, एंड तीसरा लिया है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. ये सभी को आपको क्या करना है? ऐड करना है. सो सबसे पहले मैं इसको ऐड करके लेती हूँ. ओपनिंग स्टॉक है 9950 प्लस 54,525 प्लस 1,425. करेक्ट. तो अभी सबसे पहले हमें इसका टोटल करके लेना है. 9,950 प्लस 54,525 plus 1,425. So that is equal to 65,900. So यहाँ पे हमने लिया 65,900. But on the credit side there is a closing stock, so we have to consider closing stock also. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, साइन करूंगी अभी यहाँ पे, लेस क्लोजिंग स्टॉक. अभी 65,900 में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है. हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 14,900. नाउ व्हाट विल बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? एंड 65,900 minus 14,900. So our cost of goods sold will be 51,000. So 85,000 minus 51,000, that is equal to your gross profit. कितना आया gross profit? 34. देखो प्रॉब्लम में भी 34 ही दिया है ना. It means we are arithmetically correct. So यहाँ पे लिखोगे gross profit 34,000. From gross profit, what we have to write? Gross profit less ये सब हमने फॉर्मेट में सीखा है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे क्लियर कट बाइफर्केशन दिया है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो डिटेल में कुछ जाने की जरूरत ही नहीं हमें. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस करके दिया है. ओके, इन तीनों का आपको टोटल करना है, देन यू विल गेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इनर कॉलम में यहाँ पे भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको. ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. कितना है? 15,000, 3,000 एंड 1,500. ओके,
अभी इन तीनों का टोटल करके आपको आउटर कॉलम में लिखना है, जो आपको लेस करना है, यानी ब्रैकेट में डालना पड़ेगा फिर उसको। अभी इन तीनों का टोटल 15 प्लस 3 18 प्लस 1 19, सो इट विल बी 19,500. Is there any interest? No, interest is given on the credit side. यानी it is non operating income हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, करेक्ट? इंटरेस्ट अलग से नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे दिखाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी यहाँ पे अमाउंट कितना आया देखो, 34,000 minus 19,500, so it will become 14,500. और बाकी आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो इसी को मैं ऑब्लिक करके लिखती हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट। ओके, उसमें हम लोग ऐड करेंगे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नाउ देयर आर मोर देन वन नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इनर कॉलम में टोटल दिखाएंगे। उसमें सबसे पहले है इंटरेस्ट, क्रेडिट में मतलब रिसीव्ड, इंटरेस्ट है। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट ऑन शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो ये दोनों अमाउंट का आपको टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है। कितना अमाउंट है, 300 एंड 600, तो टोटल विल बी 900। ओके, सो ये हो गया ऐड। उसी के नीचे हम लोग लिख लेते हैं लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे एक ही है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो वो कितना दिया है आपको, 400, करेक्ट? सो 400 को आपको क्या करना है, लेस करना है, तो ब्रैकेट में डाल देती हूँ मैं, लेस करना है तो। सो ये आपको मिलेगा अभी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 14,500 प्लस 900 माइनस 400, तो कितना आएगा, कैलकुलेट करो और बोलो। तो इट विल बी 15,000। तो नेट प्रॉफिट आया ना आपका उतना ही, करेक्ट? ये हो गया आपका वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट से। प्रॉब्लम आपके पास दिया हुआ है, वहीं से ले रहे हैं हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। यहाँ पे आएगा आपका सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फंड्स। बैलेंस शीट तो आपका बाहर हो गया अभी। सोर्सेस ऑफ फंड्स में रोमन 1 लिया, शेयर होल्डर्स फंड्स। अभी शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएगा, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। देन रिजर्व्स, ये दोनों भी आएगा शेयर होल्डर फंड्स में, दो ही है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है 20,000 एंड दूसरा है 9,000। तो टोटल ऑफ बोथ विल बी 29,000. So your shareholder funds will be 29,000. Okay. What next? Roman 2,
borrowed funds. In borrowed funds कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है कुछ भी borrowed funds में, तो ये आएगा नील। अभी यहाँ पे देखो रिजर्व के अलावा और एक आइटम दिया नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो भी शेयर होल्डर फंड्स में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कितना है 6000। सो 29 प्लस 6000, तो ये टोटल करो अभी फाइनल 35,000 विल बी योर नाउ शेयर होल्डर फंड्स। ओके, बोरोड फंड्स कुछ भी नहीं है, बचा ओनली एक करंट लाइबिलिटीज, वो तो बाद में हम लोग नीचे लेने वाले हैं। सो इसको आप क्या बोलोगे, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड 1 + 2 कितना आ गया वो 35,000। ओके, ये हो गया आपका टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। इस लाइंस की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी। ये हो गया आपका टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। ओके, अभी आपको करना है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। हेडिंग दो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। आप ABCD नाम दे रहे हो रोमन 1 2, इट डजंट मैटर्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहले आएगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन से लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, मोर देन 1 है तो हम लोग इनर कॉलम में टोटल करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी। कुछ छूट जाए तो बाद में करो, समझ लो पहले कैसे करना है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 15,000, प्लांट एंड मशीनरी 8,000। नाउ 15,000 प्लस 8,000 कितना आएगा, चैट बॉक्स में डालो 23,000। करेक्ट। अभी ये हो गया फिक्स एसेट। रोमन 2 क्या आएगा आपका, इन्वेस्टमेंट्स। अभी इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है, तो इन्वेस्टमेंट नील, कुछ नहीं। फिर रोमन 3 वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल में आप सबसे पहले क्या लेते हैं, ए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स डायरेक्टली दिए ना आपको, यहाँ पे नाम दिया है क्या कुछ, हाँ दिए हैं अलग अलग करंट एसेट्स। सो वी हैव टू मेक द टोटल। इन्वेंटरी, डेटर्स, कैश एंड बैंक। इन्वेंटरी, डेटर्स, कैश एंड बैंक। सो इनर कॉलम में उसका टोटल करो। इन्वेंटरी कितना है 14,900, 7,100 and 3,000. So make the total of these three 14,900 plus 7,100 plus 3,000. So total will be 25,000. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल 25,000। ओके, करेक्ट। अभी बी में जाएंगे हम लोग। बी क्या है आपका, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में एक ही दिया है ना, डायरेक्टली दिया है देखो,
है ना, डायरेक्टली दिया है 13,000, सो डायरेक्टली हम लोग सेकेंड कॉलम में लिखते हैं उसको -13,000। फिर 25,000 -13,000 कितना आएगा? 12,000। ओके, उसे क्या बोलोगे आप? इधर हम लोग बोल देंगे सी वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। करेक्ट। अभी 23,000 प्लस 23,000 प्लस 12,000 दैट इज इक्वल टू अगेन यस 35,000। सो उसे क्या बोलोगे आप? टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। टैली हो गया है ना, इसका मतलब हम लोग अरिथमेटिकली करेक्ट है 35,000। ये हो गया आपका वर्टिकल बैलेंस शीट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रेशियो इमीडिएटली। फर्स्ट रेशियो क्या है आपका? करंट रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इधर हमने करंट एसेट्स लिए है, करेक्ट। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली करती हूँ, आप फॉर्मूला में डालो ठीक से। 25,000 डिवाइडेड बाय 13,000 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? कैलकुलेट करो। 25,000 divided by 13,000. So 1.92. So your answer will be 1.92 is to 1. Okay. Now quick assets. Quick assets का formula क्या है? Current assets minus हाँ बराबर है। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला हमने लिखा है। अभी क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितने थे? 25,000 माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड। स्टॉक दिया है 14,900। सो 25,000 माइनस 14,900 10,100। 10,100 डिवाइडेड बाय सेम आएगा। करंट लायबिलिटीज में अलग से कुछ नहीं दिया है, तो ये आएगा आपका 13,000 का 13,000 ही। करेक्ट। तो अभी आपका आंसर कितना आएगा देखो, 10,100 डिवाइडेड बाय 13,000। 0.7778 ले सकते, राउंड अप करना है तो। सो योर आंसर विल बी 0.78 is to 1. नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। नाउ रिमेंबर दैट प्रोप्राइटर फंड्स तो हमने कैलकुलेट किया है ऊपर। शेयर होल्डर फंड्स यानी प्रोप्राइटर फंड्स कितने? 35,000। करेक्ट। इक्वल टू 35,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स। यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ। टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। ये हो गया आपका टोटल एसेट्स। अभी इसका मतलब देखो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो वही दिया है, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है ही नहीं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। डायरेक्टली कितना लोगे? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट देखो, उसमें फिक्स एसेट है एंड करंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली 48,000 ले सकते हैं, अलग कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। So 35,000 divided by 48,000 that is equal to
0.73. 0.73:1 लिख सकते हो, या 0.73 ओनली लिख सकते हो, या परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके 73% भी बोल सकते हो. ओके, तीनों भी आंसर करेक्ट है. अभी स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंटरी? 14,900 डिवाइडेड बाय व्हाट इज अवर वर्किंग कैपिटल. हमने कैलकुलेट किया ऊपर, वर्किंग कैपिटल कितना है हमारा? 12,000. सो 14,900 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100. ये भी अगर इंटू 100 नहीं किया तो भी चलता है, तो पॉइंट में आंसर आएगा आपका. सो कितना आया ये? 14,900 divided by 12,000 into 100. 124.16%. 124.16 और ये परसेंटेज में आएगा. ओके, उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन average stock. This is the formula for stock turnover ratio. अभी cost of goods sold is already calculated by us. Okay, what is cost of goods sold? ऊपर देखो vertical profit loss में, इसलिए vertical किया हुआ वो अच्छा रहता है हमेशा. 51,000 cost of goods sold. So यहाँ पे आया आपका 51,000. बट एवरेज स्टॉक वी हैव टू कैलकुलेट. तो नीचे आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे लिखो अभी एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक. 9950 ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक. हाउ मच? 14,900 होल डिवाइडेड बाय 2. दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग. 9,950 प्लस 14,900 इक्वल टू आया आपका 24,850 डिवाइडेड बाय 2. 12,425. 12,425. तो यहाँ पे एवरेज स्टॉक आएगा 12,425. So your answer will be 51,000 divided by 12,425 equal to 4.10. Your answer will be 4.10. Okay, कुछ मत लिखो आगे, इतना ही करो. अभी नेक्स्ट रेशियो इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो. Okay, now what is the formula for debtors turnover ratio? फॉर्मूलाज आपने लिखा है, मैं आज आपको लिस्ट भी दे देती हूँ फॉर्मूलाज के. राइट, सो पहले आप देख के बोलो, आपकी लिस्ट में आपने निकाला होगा. राइट, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स है ना अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स. नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स. डेटर्स टर्नओवर बोला है ना, सो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल का. यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया है, सो जो भी दिया है वही लेने का है अपने को. ओके, तो नेट क्रेडिट सेल्स, जो भी सेल्स दिया है, कुछ बोला नहीं है, तो ऑल सेल्स आर कंसिडर एज क्रेडिट सेल्स. सो व्हाट इज द सेल्स अमाउंट? चेक करो प्रॉब्लम में. नेट क्रेडिट सेल्स हम लोग लेंगे 85,000
divided by average account receivables यानी opening debtors bills receivable plus closing divided by 2, लेकिन यहाँ पे opening debtors का amount है ही नहीं, so डायरेक्टली, और बिल्स रिसीवेबल भी नहीं दिए तो डायरेक्टली डेटर्स लेंगे 7,100. So your answer will be 85,000 divided by 7,100. So 11.97. Answer will be 11.97. ये आपको नॉर्मली टाइम्स में आता है, कुछ समझ में नहीं आया तो उतना ही निकाल के रख दो. ओके, चाहिए तो ये आएगा आपका टाइम्स. So this is your problem number 4 of working ratio analysis.